नमस्कार साथियों। अब तक के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वीडियोज़ में हम लोगों ने सल्तनतकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, स्थापत्य, समाज और प्रमुख शब्दावलियों का अध्ययन किया। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के खंडहरों पर निर्मित स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का अध्ययन करेंगे। हालांकि ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य दिल्ली सल्तनत के पूर्व, जब मध्यकालीन भारत शुरू होता है, उसके पहले प्राचीन भारत में भी यहाँ पर मुख्यतया हिंदू शासक हुआ करते थे। लेकिन जब भारत में केंद्रीकृत सत्ता सल्तनत काल के समय प्रारंभ हुई तो ये सारे स्वतंत्र प्रांत जो है उनके अधीन हो गए। इसीलिए जब सल्तनत कालीन प्रशासन कमज़ोर हुआ तो पुनः एक बार इन प्रांतों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें देखेंगे जौनपुर, मेवाड़, गुजरात, बंगाल, मालवा, कश्मीर, खानदेश, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख साम्राज्यों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, जौनपुर की स्थापना किसने की? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। फिरोज शाह तुगलक, इसका जो चचेरा भाई था जौना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये बहुत ही विद्वान शासक हुआ करता था। इसको हमने पढ़ा है सल्तनत काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसकी 5 असफल नीतियों को पढ़ा है। ये वही है, उसी के याद में, स्मृति में 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो सरकी राजवंश, देखिए जौनपुर जो है वो सरकी राजवंशों के लिए जाना जाता है। तो ये मलिक सरवर ने की। मलिक सरवर एक जो है हिजड़ा व्यक्ति था। मलिक सरवर हिजड़ा, इसने जो है सरकी वंश की स्थापना की। उसने उपाधि धारण की मलिक उस सर्क, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का दास था। सरकी राजवंश में कुल 6 सरकी शासक हुए। पहला हुआ मलिक सरवर, जो 1394 में इसने स्थापना की, जो है स्वतंत्रता प्राप्त की, अपने राज्य के स्वतंत्र कराया। 1394 से और 99 तक रहा। फिर मुबारक शाह आता है 1399 से 1401 तक। फिर इब्राहिम शाह आता है 1401 से 1440 तक। फिर महमूद शाह आता है 1440 से 57 तक। फिर मोहम्मद शाह 1457 से 1458। फिर हुसैन शाह, लास्ट शासक हुसैन शाह होता है 1458 से 1505 तक। जौनपुर में स्थापत्य कला की नवीन सरकी शैली का जन्म किस जौनपुर शासक के समय में हुआ? देखिए इब्राहिम शाह इस जो है जौनपुर साम्राज्य के लिए, जौनपुर प्रांतीय शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ है। तो इसके समय में सरकी शैली का जो है जन्म हुआ। इब्राहिम शाह जो कि 1401 से लेकर 1440 तक जो है सत्ता पर काबिज रहा, सरकी वंश का महानतम शासक रहा। इसके समय जौनपुर उत्तर भारत का एक महान सांस्कृतिक केंद्र था। जौनपुर जो है एक महान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इब्राहिम शाह ने जो है सिराजे हिंद की उपाधि धारण की, सिराजे हिंद की, और जौनपुर के भारत का सिराज की उपाधि प्राप्त हुई। इसने स्वयं जो है सिराजे हिंद की उपाधि धारण की और जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। तो और इसके अलावा ये चूँकि बहुत बड़ा विद्वान था, तो इसने मैथिली के विख्यात कवि विद्यापति ठाकुर को संरक्षण प्रदान किया। और जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। इसका निर्माण 1408 ईस्वी में इसी के समय पूर्ण हुआ। किस सरकी शासक के समय जौनपुर को बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो अब ये प्रश्न आ सकता है, किस जो है जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी ने। तो उस समय शासक, जौनपुर का शासक कौन था? हुसैन शाह था, यानी आखिरी शासक था। हुसैन शाह 1458 से 1505 ईस्वी तक, ये 47 वर्ष तक इसने शासन किया। सर्वाधिक समय तक ये शासन किया जो है जौनपुर में। सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसने कई बार दिल्ली, यानी जो लोधी वंश उस समय थी वहाँ पर आक्रमण किया, परंतु बहलोल लोधी ने हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। इलियास शाही वंश
किस प्रांतीय राजवंश से संबंधित है। अब हम लोग प्रांत जो है हमारा बंगाल प्रांत है उसका देखेंगे। तो इलियास शाही वंश किससे संबंधित है, बंगाल से। इससे प्रश्न आते हैं इस तरीके से, दे देगा एक तरफ आपका वंश दे देगा और एक तरफ राज्य दे देगा, फिर मिलान करना रहेगा। तो आपको ध्यान रखना इलियास शाही वंश बंगाल से संबंधित है। तो बंगाल में इलियास शाही वंश की स्थापना हाजी इलियास ने 1342 में की थी। बंगाल की राजधानी पंडुआ, देखिए अभी तक आप लोगों ने सुना होगा बंगाल की राजधानी जो है लखनऊती हुआ करती थी, लेकिन पंडुआ भी थी। पंडुआ में सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये एक अलग से फैक्ट है, अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने कहाँ करवाया, पंडुआ में। किस बंगाल शासक ने पूर्वी बंगाल में चटगांव बंदरगाह का विकास किया तथा चीन के साथ व्यापारिक एवं कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। देखिए तो चीन के साथ हमारा जो संबंध था वो बंगाल के शासक के समय भी हुआ था। तो गयासुद्दीन आजम शाह था बंगाल का शासक, उसने जो है इसीलिए बंगाल में चटगांव बंदरगाह का, जो कि आज इस समय चटगांव बंदरगाह जो है आपका उस बांग्लादेश वाले क्षेत्र में पहुंच गया है। तो ये पहले जो है बंगाल का हिस्सा था। तो यहाँ से सुदूर पूर्व की तरफ व्यापारिक जो है संबंध स्थापित करने के लिए गयासुद्दीन तो आजम शाह ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया और चटगांव बंदरगाह को विकसित किया। तो गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1404 ने चीनी सम्राट द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की मांग पर महारत्न धर्मराज को सम्राट के दरबार में भेजा। अब चूँकि चीनी सम्राट ने जो है राजा से कहा होगा कि तुम बौद्ध भिक्षुओं को भारत से भेजो, तो इसने जो है धर्मराज को भेजा था। महान वैष्णव संत चैतन्य प्रभु ने किस बंगाल शासक के समय बंगाल एवं बिहार में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो अब इस समय जो चैतन्य महाप्रभु थे, अब इसमें देखिए कई प्रश्न बनेंगे। चैतन्य महाप्रभु का कौन से जो है संप्रदाय से संबंध था, तो वैष्णव। शैव और वैष्णव दो होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वैष्णव संप्रदाय से थे चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने बंगाल और बिहार में जो है वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। और उसमें बंगाल का शासक कौन था, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु के समकालीन था अलाउद्दीन हुसैन शाह, तो चैतन्य महाप्रभु का कुछ न कुछ धार्मिक प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसलिए धार्मिक रूप से ये शासक कैसा था, सहिष्णु था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1519 तक का एक सहिष्णु एवं विद्या का संरक्षण करने वाला शासक था। और इसने मालधर बसु जो कि भागवत पुराण का श्री कृष्ण विजय नाम से संस्कृत में अनुवाद किया था, इसी के समय जो है संरक्षण में था मालधर बसु। और हुसैन शाह ने कृष्ण का अवतार, इसने जो उपाधि धारण की थी, कृष्ण का अवतार, निरपत तिलक, जगत भूषण, ये सब उपाधियाँ धारण की थी। मैंने बताया ना कि चूँकि ये चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में था, तो इसीलिए ये ऐसे जो है अपनी उपाधियाँ धारण किया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए मतलब दीक्षा से प्रभावित होकर किया था। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब बंगाल का शासक कौन था, और बाद में उससे बाबर ने युद्ध भी किया। तो बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें बंगाल का शासक था नुसरत शाह। नुसरत शाह 1519 से 1532 तक जो है बंगाल का शासक था, और 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम पुर्तगाली बंगाल में प्रविष्ट हुए थे। और दूसरा फैक्ट क्या है, जो नुसरत शाह के समय भारत में पुर्तगाली बंगाल में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर में नए हिंदू राजवंश की स्थापना किसने की, तो हिंदू राजवंश की स्थापना कश्मीर में सिंहदेव ने की थी। सुहादेव और रिंचन, उदयनदेव, ये सब जो है हिंदू राजवंश के प्रमुख राजा थे, सुहादेव, रिंचन, उदयनदेव, लेकिन सिंहदेव ने इसकी स्थापना की थी। सिंहदेव ने 1286 ईस्वी में कश्मीर में नए हिंदू राजवंश की स्थापना की। सुहादेव के शासनकाल में 1320 ईस्वी में दलूचा के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, कश्मीर में मंगोलों ने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया, 1320 में किया। किसके नेतृत्व में किया, दलोचा के नेतृत्व में। ठीक है। कश्मीर का वो शासक जिसने हिंदुओं पर जजिया आरोपित किया एवं बुत्सिकन की उपाधि धारण की,
बुतसिकन मतलब मंदिर को तोड़ने वाला। तो जजिया को अरब, देखो जजिया का इतिहास हमने पहले पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में कि जजिया भारत में लाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। जब 712 ईस्वी में भारत आया था आक्रमण करने, तो उसके साथ ही भारत में जजिया प्रारंभ हो गया था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया लागू नहीं था। तो ये जजिया जा कर के मतलब किसी न किसी तरीके से हमेशा लगा रहा। बाद में वहाँ पर मुग़ल वंश में अकबर ख़त्म करता है। लेकिन कश्मीर में जजिया लगाने वाला कौन था? सिकंदर था। तो सिकंदर ने कश्मीर में सती प्रथा भी प्रतिबंधित कर दिया। इसने मारतंड, चक्रधर, अवंतीपुर आदि के मंदिर तोड़े। चूँकि ये जो है बुतसिकन अपने आप के लिए कहता था, तो इसने मारतंड मंदिर, चक्रधर मंदिर, अवंतीपुर के मंदिरों को सबको उसने तोड़ा। कश्मीर का अकबर तथा कश्मीर का अलाउद्दीन निम्नलिखित कश्मीर के शासकों में से किसे कहा जाता है? तो अब ये देखिए, ये प्रश्न आप लोग तो जानते होंगे, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है, जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। लेकिन एक नया फैक्ट आपको मिलेगा, कश्मीर का अलाउद्दीन किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अलाउद्दीन भी जो है जैनुल आबिदीन को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कश्मीर में लागू की थी और धार्मिक सहिष्णु नीति जो है अकबर की तरीके से अपनाया था, इसलिए इसे जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। हालांकि यह सब कुछ उल्टा है, क्योंकि अकबर तो बाद में आया था जैनुल आबिदीन से। तो अकबर को कहना चाहिए, अकबर के लिए पदवी होना चाहिए कि जो है दिल्ली का जैनुल आबिदीन कौन है? तो अकबर है। लेकिन अब सब कुछ उल्टा होता है भारत में। तो जैनुल आबिदीन, इसकी उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर तथा मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है। जजिया कर भी वापस ले लिया, जिसे सिकंदर ने लगाया था। सिकंदर ने जजिया कर लगाया था, लेकिन जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? जैनुल आबिदीन। तो जजिया कर को सबसे पहले भारत में समाप्त करने वाला शासक जैनुल आबिदीन ही था। जजिया को समाप्त करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? देखिए प्रश्न भी आ गया, तो जैनुल आबिदीन था। आबिदीन का कार्यकाल 1420 से लेकर 1470 तक था, जबकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी। इसने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। तो जैनुल आबिदीन पहला व्यक्ति था भारत का जिसने जजिया को समाप्त किया था। आबिदीन कुतुब उपनाम से फारसी कविताएं भी लिखता था। देखिए आबिदीन के बाद में कुछ फैक्ट्स हम लेकर आए हैं यहाँ पर। ये किस उपनाम से, यानी कुतुब इसका पेन नेम था। पेन नेम मतलब जिस नाम से वो कविता लिखता था। तो ये फारसी, किस भाषा में कविता लिखता था? फारसी भाषा में। तो देखिए यहाँ पर कई फैक्ट्स आ जाएंगे कि जो है सबसे पहले तो उसने भारत में सबसे पहले जजिया समाप्त करने वाला व्यक्ति था, शासक था, और कुतुब उपनाम से वो कविताएं लिखता था। और कविताएं किस भाषा में लिखता था? फारसी भाषा में लिखता था। और इसके अलावा उसको कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? फारसी का था, कश्मीरी का था, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। और इसके अलावा एक फैक्ट और है, भट्टावतार ने, जो कि फेरदौसी के शाहनामा की महाकाव्य शैली पर जैन विलास नामक कश्मीर का इतिहास लिखा। तो जैन विलास नामक कश्मीर का इतिहास किसने लिखा? भट्टावतार ने लिखा। और किस महाकाव्य शैली पर लिखा? फिरदौसी के शाहनामा की महाकाव्य शैली पर लिखा। आबिदीन ने एक अन्य फैक्ट है, आबिदीन ने अपने अयोग्य पुत्रों को से दुखी होकर एक किताब लिखी, ग्रंथ लिखी, जिसका नाम था शिकायतनामा। देखिए शिकायतनामा किसने लिखी? तो जैनुल आबिदीन ने लिखी। किस लिए लिखी? वो अपने नकारा पुत्रों से परेशान था, इसलिए शिकायतनामा नामक पुस्तक की रचना की। पुर्तगालियों ने भारत आगमन पर गुजरात का शासक कौन था? पुर्तगालियों के भारत आगमन पर गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा प्रथम था। तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली, यानी कि जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में आया, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। तो देखते हैं इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जब कालीकट पहुंचा, तो उस समय गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था। इसका शासनकाल है 1459 से लेकर 1511 तक। गुजरात में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जफर खां था। लेकिन गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? जफर खां ने की थी। महमूद बेगड़ा के समय विदेशी यात्री बारथोमा, कौन कौन आया था? विदेशी यात्री बारथोमा और बारबोसा जो है गुजरात आया था। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष की संज्ञा दी। विश्व पुरुष, इसका ऐसा मानना था बारबोसा का कि जो है महमूद बेगड़ा विष का सेवन करता रहता है, इसलिए अगर उस पर मक्खी भी बैठ जाए तो वो फूल कर मर जाती है। गुजरात के अंतिम शासक महमूद शाह ने किस तुर्की सेनापति की सहायता से पुर्तगालियों को परास्त कर गोवा छीन लिया? देखिए
अब इस जो बहादुर शाह था वो अंतिम शासक था किस कहाँ का, गुजरात का। ये थोड़ा सा प्रश्न आने वाला है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये इसके समय में हुमायूं ने जो है गुजरात पर आक्रमण भी किया था। तो बहादुर शाह की किस तुर्की सेनापति के साथ सहायता से इसने पुर्तगालियों को परास्त करके गोवा छीना था? तो ये मुस्तफ़ा था, मुस्तफ़ा की सहायता से जो है पुर्तगालियों को प्राप्त किया था। और मुस्तफ़ा को इसने रूमी खां की उपाधि भी दी थी। रूमी खां की उपाधि किसको दी थी? तुर्की सेनापति मुस्तफ़ा को दी थी। और इसके अलावा एक फैक्ट और है, मुस्तफ़ा को या रूमी खां को जो है तो विभाग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो अंतिम गुजरात शासक बहादुर शाह जो 1526 से 37 तक के शासनकाल में गुजरात पर जो है हुमायूं के उसके समय में हुमायूं ने आक्रमण किया। बहादुर शाह गुजरात से भाग गया, परंतु पुर्तगालियों से हाथापाई के दौरान नाव से समुद्र में गिर जाने से उसकी मृत्यु 1537 ईस्वी में हो गई। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हमीर था, चित्तौड़िया वंश का संस्थापक। यानी चित्तौड़ में कौन सा वंश अब ये मिलान के लिए आ सकता है? सिसोदिया वंश किससे संबंधित है? तो चित्तौड़ से। और इसका संस्थापक कौन था? हमीर। लेकिन राणा कुंभा, राणा सांगा, लाखा ये भी जो है चित्तौड़ के शासक हुए हैं। मालवा विजय की स्मृति में किस चित्तौड़ शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण किया? तो ये मालवा विजय, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसकी विजय में किया था? तो मालवा की विजय में किसने किया था? राणा कुंभा ने स्थापित किया था। ठीक है। मालवा के शासक महमूद खिलजी को 1437 ईस्वी में किस सारंगपुर युद्ध में 1437 के युद्ध में सारंगपुर युद्ध में पराजित किया? राणा कुंभा ने जयदेव कृति जो गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी। किसने लिखी? राणा कुंभा, यानी कि वो एक कवि प्रिय व्यक्ति भी था, साहित्यिक व्यक्ति भी था। उसने जयदेव ने जो एक गीत गोविंद नामक जो है किताब लिखी थी, उस पर टीका लिखा रसिक प्रिया नाम से। टीका मतलब उसी का जो है मूल्यांकन किया, उसका सारांश लिखा। राणा कुंभा महान संगीतकार भी था, वो कुशल वीणा वादक था। देखिए वीणा भी बजाता था। वीणा कौन बजाता था? मुगल शासक। बताइए, जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं राणा कुंभा भी वीणा बजाता था। उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा आदि ग्रंथों का जो है उसने लिखा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, इन सब ग्रंथों को उसने लिखा था। राणा संग्राम भी इसका नाम था। वह इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ जिसमें लोदी परास्त हुआ? तो देखिए इसके राणा सांगा के समय 2 युद्ध होते हैं महत्वपूर्ण। खानवा का युद्ध होता है और घटोली का। तो पहला घटोली का युद्ध हुआ था जो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो घटोली का युद्ध हुआ था वो 1516 से 18 में। तो इसमें जो है राणा सांगा विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था। दूसरा युद्ध जो राणा सांगा है वो खानवा का युद्ध है जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर के साथ। इसमें बाबर विजयी हुआ था, राणा सांगा हार गया था। किस उड़ीसा के शासक ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने कराया। किसने कराया? नरसिंह प्रथम ने कराया। नरसिंह प्रथम 1238 से 1264 ईस्वी का शासनकाल था। उड़ीसा में गंगवंश प्रसिद्ध शासक, ये गंगवंशीय शासक था। सूर्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ इसने अनंत वर्मन द्वारा निर्माणाधीन जगन्नाथ मंदिर को भी पूर्ण कराया था। तो देखिए सूर्य मंदिर के बारे में आ सकता है, सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो दे देगा नरसिंह प्रथम, नरसिंह द्वितीय। ये प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, तो आपको नरसिंह प्रथम याद रखना। नरसिंह द्वितीय का इतना योगदान नहीं रहा है इस इतिहास में। और इसने जगन्नाथ मंदिर को भी पूर्ण कराया। जगन्नाथ मंदिर प्रारंभ किसने कराया था बनवाना? अनंत वर्मन ने करवाया था। नरसिंह प्रथम ने विद्याधर को संरक्षण प्रदान किया। इसने किसको संरक्षण प्रदान किया? विद्याधर को, जिसने अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। अब एकावली लिखा इसने किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और ये क्या था? अलंकार शास्त्र पर एक जो है ग्रंथ था। प्रमुख राजवंश और कुछ प्रांतीय राज्य हैं, ये मिलान करने के लिए आता है, लेकिन इसमें सारे मिले हुए हैं। इलियास शाही वंश या हुसैनी वंश, ये बंगाल में था। सिसोदिया वंश मेवाड़ या चित्तौड़ से संबंधित है। राठौड़ वंश मारवाड़ से संबंधित है। गंग वंश, गजपति वंश, भोई वंश, ये उड़ीसा के वंश थे। ठीक है। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये भी राज्य और राजधानियों से संबंधित है। मालवा की राजधानी पहले धार थी, फिर बाद में मांडू हो गई। दोनों याद रखना है, कोई भी आ सकता है टिक मारने के लिए। कश्मीर इंदरकोट और अलाउद्दीनपुर, जिसको आज श्रीनगर के नाम से जानते हैं। और बंगाल की लखनौती हुआ करती थी, बाद में पांडुआ हो गई। लखनौती सभी जानते हैं, पांडुआ कोई नहीं जानता, तो पांडुआ ध्यान रखना है। गुजरात पाटन होती थी, अहमदाबाद हो गई। मेवाड़ नागदा थी पहले, फिर चित्तौड़ हो गई मेवाड़ की। और कामरूप जो है
प्रागज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। तो प्रागज्योतिषपुर राजधानी किसकी थी? कामरूप की। कामरूप जो असम वाला क्षेत्र है, ठीक है। और खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। तो इस तरीके से साथियों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है दक्षिण भारत के प्रमुख प्रांतीय जो है सल्तनतकालीन जो स्वतंत्र राज्य थे दक्षिण भारत के, जिसमें हम लोग देखेंगे बहमनी साम्राज्य और बीदर, बरार, गोलकुंडा, इन सारी चीज़ों का हम कल वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर, ये सीरीज क्वेश्चन फॉर्मेट में अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, अगर इसी फॉर्मेट में आपको समझ में आ रहा है तो हम लगातार इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर ये ठीक ठाक है तो आप लोग जो है इसे लाइक तो कर ही दीजिए, लाइक बनता है क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कमेंट में जो है जो प्रश्न हम पूछते हैं कमेंट में लिखा करिए। और इसके अलावा जो है अपने साथियों को हमारे चैनल का लिंक भी फॉरवर्ड कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।